हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी की रिक्रूटमेंट के बारे में। जो पीजीटी का सिलेबस है कॉमर्स का, उसको आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम जो करवाता है उस बोर्ड का नाम है UPSC-SSB, यानी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। अभी हाल ही में डेट्स अनाउंस हुई हैं एग्ज़ाम की। टीजीटी के डेट्स जो है 7 और 8 अगस्त हैं, और वहीं पे पीजीटी की जो डेट्स हैं वो 17 और 18 अगस्त तय की गई हैं। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है जिन्होंने यूपी पीजीटी के लिए कॉमर्स में अप्लाई कर रखा है और यूपी पीजीटी के एस्पिरेंट हैं। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पीजीटी का पेपर पैटर्न के बारे में, कितने क्वेश्चंस आएंगे और जो पूरा सिलेबस है कॉमर्स का, और कैसे कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या वेटेज के कितने मार्क्स हैं, इंटरव्यू के कितने मार्क्स हैं, ये सब। अगर आपने भी पीजीटी कॉमर्स से अप्लाई किया है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। ये जो एग्ज़ाम है वो प्योरली ऑफलाइन मोड में होगा, और जो पेपर आएगा वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे 125, और ईच क्वेश्चन विल कैरी 3.4 मार्क्स, और जो टोटल मार्क्स होगा वो हो जाएगा 425 मार्क्स। और इंटरव्यू के होंगे 50 मार्क्स, और बाकी जो 25 मार्क्स बचे वो आपका वेटेज पे मिलेगा, यानी कि अगर कोई भी कैंडिडेट कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन अगर पोसेस कर रहा है तो उसके लिए, जैसे कि PhD हो गया, M.Ed, B.Ed या फिर कोई नेशनल लेवल स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, उसके लिए उसको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। तो आइए फिर डिस्कस करते हैं अपने सिलेबस को। वेबसाइट पे ये सिलेबस उपलब्ध है जो कि पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे। वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। अगर आपको कोई भी अपडेट या फिर कोई भी जानकारी लेनी है तो फिर आप उस साइट से ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डबल अकाउंटिंग सिस्टम। दूसरे नंबर पे आता है समायोजन प्रविष्टियों के साथ अंतिम लेखे तैयार करना, जिसे हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट एंट्रीज। फिर है साझेदारी खाते यानी कि पार्टनरशिप अकाउंट्स। फिर कंपनी लेखे, जिसे कहते हैं हम कंपनी अकाउंट्स। अंशों एवं ऋण पत्रों के निगमन यानी कि इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। फिर लिखा है अंशहरण एवं ऋण पत्रों का शोधन, जिसे हम कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। फिर आता है लागत लेखांकन। लागत लेखांकन का अर्थ एवं उद्देश्य, लागत के तत्व, लागत लेखांकन की विधियाँ। इसका मतलब होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है? कॉस्ट अकाउंटिंग की मीनिंग, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट और मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। जो कॉस्ट अकाउंटिंग के डिफरेंट मेथड्स होते हैं उन सबको हमें सिलेबस में कवर करना है। फिर आता है इकाई लागत, ठेका लागत और कर लेखांकन। इकाई लागत हम कहते हैं यूनिट कॉस्टिंग को, ठेका लागत कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को, और कर लेखांकन यानी कि टैक्स अकाउंटिंग। फिर है महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा, कृषि आय, कर वाता वर्ष, गत वर्ष एवं कर निर्धारण वर्ष, यानी कि डेफिनेशंस ऑफ इम्पॉर्टेंट टर्म्स में आपको पढ़ना है एग्रीकल्चर इनकम, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। ये सब जो है टैक्स में आता है, तो आपको ये सारी चीज़ें भी कवर करनी है। फिर आता है निवास स्थान एवं कर दायित्व, यानी कि रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी आपके इनकम टैक्स एक्ट का पार्ट है, जो कि आपने अपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रखा होगा। फिर आता है प्रबंधकीय लेखांकन का अर्थ, महत्व, क्षेत्र, कार्य एवं उद्देश्य, यानी कि मैनेजरियल अकाउंटिंग। और मैनेजरियल अकाउंटिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसकी मीनिंग, इम्पॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स और इसका स्कोप के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है वित्तीय एवं प्रबंधकीय लेखांकन में अंतर, यानी कि डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। फिर है व्यावसायिक पूर्वानुमान, प्रबंध के लिए उपयोगिता, आधारभूत आंकड़ों के स्रोत का विश्लेषण एवं स्रोत।
इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बिजनेस फोरकास्टिंग, इट्स एनालिसिस एंड सोर्सेज। तो बिजनेस फोरकास्टिंग के जितने सारे मेथड्स होते हैं, जितने सारी टूल्स हैं, उन सबको हमें कवर करना है। फिर है पूर्वानुमान के यंत्र यानी कि टूल्स ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग, जो भी टूल्स हैं आपको वो भी कवर करना है। फिर आता है व्यावसायिक पूर्वानुमान के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। नेक्स्ट है प्रबंधकीय प्रतिवेदन यानी कि मैनेजरियल रिपोर्ट। मैनेजरियल रिपोर्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्या क्या उसके आइटम्स होते हैं, उन सब चीज़ों को हमें पढ़ना है। फिर आता है अनुपात विश्लेषण यानी जिसे हम कहते हैं रेशियो एनालिसिस। हमें रेशियो एनालिसिस पूरा पढ़ना है। लास्ट है राग विच्छेद विश्लेषण यानी कि ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ये हो गया सेक्शन ए का पूरा सिलेबस। आप वीडियो को पॉज करके आप अपना लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन बी पे, जो कि है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। इसमें देखते हैं क्या क्या लिखा है। सबसे पहला है व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंध। व्यावसायिक संगठन एवं क्षेत्र यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के जो मीनिंग है वो हमें पढ़ना है। इसका एरिया और स्कोप, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो सब भी हमें पढ़ना है। अगला है पर्यावरण प्रदूषण एवं उद्योगे धंधे यानी कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, जो भी है इन सब के बारे में भी पढ़ना है। और तीसरा है व्यावसायिक संगठन के स्वरूप यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे कि हो गया आपका सोल प्रोपराइटरशिप, कंपनी, पार्टनरशिप, ओपीसी जिसे हम कहते हैं वन पर्सन कंपनी, इन सब के फॉर्मेशन, ये सारी कैसे फॉर्म होती है, इन सब के डिटेल में हमें पढ़ना है। अगला है देशी एवं विदेशी व्यापार यानी कि डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड। फिर अगला है प्रबंध की प्रकृति एवं कार्य, प्रबंध की विचारधाराएं। इसमें आपका आ जाएगा नेचर एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड डिफरेंट मैनेजमेंट थॉट्स। जैसे कि मैनेजमेंट की जो सब फील्ड्स हैं, जैसे कि हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है। फिर आ गया प्रबंध विचार के प्रमुख विचारकों के योगदान का विश्लेषण। एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फेयोल और एल्टन मायो के जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं मैनेजमेंट में, जैसे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए हैं तो वो पढ़ने हैं। हेनरी फेयोल के जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो पढ़ने हैं। एल्टन मायो जिन्हें हम फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस भी कहते हैं, इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट में, वो सब हमें कवर करना है। अगला है पेशों के रूप में प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। और लास्ट है प्रबंधकीय कार्य यानी कि नियोजन, स्टाफिंग, अभिप्रेरणा, संबंध एवं नियंत्रण। इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे कि नियोजन को हम कहते हैं प्लानिंग, स्टाफिंग जैसे कि रिक्रूटमेंट और ये सब जो कवर करता है। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, संबंध यानी कि कोऑर्डिनेशन एंड नियंत्रण मीन्स कंट्रोल। यहाँ हो गया सेक्शन बी हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं सेक्शन सी की ओर, जो कि है इकोनॉमिक्स का। यहाँ लिखा है उच्च आर्थिक सिद्धांत एवं सांख्यिकीय रीतियाँ, जिसे हम कहते हैं हायर इकोनॉमिक थ्योरीज एंड स्टैटिस्टिकल प्रैक्टिसेस। यहाँ हमें क्या क्या पढ़ना है? अर्थशास्त्र, स्वरूप एवं क्षेत्र, व्यापार एवं अर्थशास्त्र का संबंध यानी कि नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इट्स रिलेशन विथ बिजनेस, माने कि इकोनॉमिक्स और बिजनेस किस तरह से आपस में इनका क्या संबंध है, वो हमें पढ़ना है। फिर आता है तटस्थता वक्र विश्लेषण यानी कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इसे हम कहते हैं। फिर है उत्पत्ति के नियम यानी कि लॉज ऑफ रिटर्न्स एंड स्केल। फिर है उत्पादन प्रकार है यानी कि प्रोडक्शन का जो चैप्टर है वो हमें पढ़ना है, और प्रोडक्शन फंक्शन। तो इन सब के जो 3 होते हैं, लॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, इन सारे लॉज के बारे में हमें पढ़ना है। फिर आता है पॉपुलेशन थ्योरी, जनसंख्या सिद्धांत। अगला है प्रधान एवं पूरक लागत, जिसे हम कहते हैं प्राइम एंड सप्लीमेंट्री कॉस्ट। फिर है अगला औसत और सीमांत लागत, जिसे हम कहते हैं एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट। कॉस्ट की जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी टाइप्स ऑफ कॉस्ट होती हैं, वो सारी चीज़ें हमें इसमें कवर करनी है। अगला है व्यापार चक्र, राष्ट्रीय आय, सांख्यिकीय रीतियाँ। व्यापार चक्र यानी हम कहते हैं बिजनेस फ्लक्चुएशंस को, जैसे कि बूम, रिसेशन, ये सब, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सारी चीज़ें कवर करनी है। नेशनल इनकम कवर करने हैं और स्टैटिस्टिकल मेथड्स। फिर अगला है आवृत्ति वितरण का विश्लेषण यानी कि एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सह संबंध यानी हम इसे कहते हैं कोरिलेशन एवं प्रतिगमन हम कहते हैं रिग्रेशन को। अगला है गुणात्मक संबंध,
कालमाला का विश्लेषण और निर्देशांक। गुणात्मक संबंध हम कहते हैं क्वालिटेटिव रिलेशंस को, जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, यहाँ उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। वो मिस्टेकन कोरिलेशन लिख गया है, आप लोग प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। फिर आता है कालमाला का विश्लेषण यानी कि एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़, और निर्देशांक हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स को। अगला है व्यापारिक पूर्वानुमान, अगेन ये ऊपर भी आ चुका है, इसे हम कहते हैं बिजनेस फोरकास्टिंग। फिर अगला है सैद्धांतिक बारंबारता बंटन यानी कि थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारे चैप्टर्स जो हैं आपके स्टैटिस्टिक्स में होते हैं, आपने अपने पीजी और यूजी में पढ़ा होगा। बारंबारता सामान्य बंटन, इसे हम कहते हैं नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर आता है द्विपद एवं प्यायसन यानी कि बाइनोमियल एंड पॉइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय सांख्यिकी संस्थाएं, विशेष रूप से जनसंख्या के संदर्भ में कृषि समक एवं औद्योगिक संबंध समंक। यहाँ आपको पढ़ना है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, जो सर्वे कराती हैं, जैसे कि हो गया NSSO और CSO, तो इन दोनों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। फिर अगला है भारतीय सांख्यिकी की कमियां एवं सुधार के सुझाव। ये लास्ट पॉइंट है सिलेबस का। यहाँ पे हमें इंडियन स्टैटिस्टिकल जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, यानी कि उनकी क्या लिमिटेशंस हैं, क्या कमियां हैं, उनके बारे में पढ़ना है, और उनके सुझाव को हमें, उनके सुधार के सुझाव हमें देने हैं, यानी कि सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ हमारा हो गया सिलेबस ख़त्म। होप कि आप लोगों को जो भी क्वेरीज़ होंगी वो आपकी सॉल्व हो गई होंगी सिलेबस से लेके। और आप सब लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें भी जो भी सिलेबस से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी हो तो वो उसको सॉल्व कर सकें। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट विशेस टू यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।